अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करना। उसमें 3 एडजस्टमेंट्स हमने जिन पे काम शुरू करना है। पहली एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन, दूसरी एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज और तीसरी एडजस्टमेंट टैक्सेशन। तो हमने पहली एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन का तारुफ कर लिया था कि इन्फ्लेशन है जनरल राइज इन प्राइसेस, और कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉर्मली उन प्रोजेक्ट्स की लाइफ में हमें इन्फ्लेशन को डील करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी, प्रैक्टिकली भी। तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स में कैसे आते हैं, 2 तरह से हमने उसको देखा था असर करती है। एक, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगी सेल की भी और कॉस्ट की भी, तो हमारे सेम यूनिट्स बेच के हमारा रेवेन्यू ज़्यादा रुपए बन जाएगा और सेम यूनिट बनाने में हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो कैश फ्लो को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से कैश फ्लो बढ़ाने पड़ेंगे, और दूसरी चीज़ होती है कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न भी एडजस्ट होगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी सेम नहीं रह सकता, उसको भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट कैसे होनी है, कैश फ्लो की एडजस्टमेंट कैसे होनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, ये हम सीखेंगे। और सवालों में इस एडजस्टमेंट को कैसे इनकॉर्पोरेट करके हमने सवाल हल करने हैं, उस बात पर भी हमें सीखना है। अभी सिर्फ हमने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन और उसके इफेक्ट्स को देखा था। डीलिंग विद इन्फ्लेशन का काम भी हमें आज सीखना है। जी, कोई सवाल कल के लेक्चर से? अच्छा जी, डील कैसे इन्फ्लेशन से करने हैं, उससे पहले हमें ये 4 टर्म्स थोड़ी सी समझ लेनी है। इन 4 टर्म्स को मनी कैश फ्लो, मनी या नॉमिनल कैश फ्लोज, रियल कैश फ्लोज, मनी या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम इन्फ्लेशन इन क्वेश्चंस पे आएंगे कि इन्फ्लेशन को क्वेश्चन में कैसे डील करना है। और इन 4 टर्म्स को समझने के लिए मैं आपको ये किताब में एक डायग्राम थी, इस पे लेके आता हूं। ये जी डायग्राम, इसके थ्रू मैं आपको ये 4 टर्म समझाता हूं। इस डायग्राम को पहले हम स्टडी करते हैं। ये क्या जनाब? ये डायग्राम है जनाब इतनी सी, ठीक है जी। ये डायग्राम है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने 1000 रुपये आज अगर इन्वेस्ट किया 15% के ऊपर, जिसके नतीजे में हमें 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, कितने पैसे मिलेंगे? 1000। 15% से कंपाउंड करेंगे, 1000 इंटू 1.15, हमें 1150 मिलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा केस हमने बनाया कि अगर हम आज 1000 15% पे इन्वेस्ट करें, फॉर द टाइम बिंग, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। 15% बैंक ने हमें इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, हमने 1000 बैंक के पास 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 1 साल में हमें पैसे मिलेंगे 1150। ये पैसे इंटरेस्ट की वजह से बढ़ गए हैं। ये सिर्फ प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल प्लस रिटर्न भी आ गया उसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम टर्म समझते हैं हमारी मनी कैश फ्लो की। मनी कैश फ्लो या नॉमिनल कैश फ्लो। मनी कैश फ्लो या नॉमिनल कैश फ्लो से मुराद होता है एक्चुअल कैश दैट वी पे और वी रिसीव। जैसे इस एग्जाम्पल में आज हमने 1000 बैंक को पे किए, फिजिकली काउंट किया, बैंक के काउंटर पे जमा कराए। दिस इज द एक्चुअल कैश दैट वी हैव पेड, ठीक हो गया, दिस इज एक्चुअल कैश। इसी तरह 1 साल बाद हमें 1150 बैंक ने वापस किए, दिस इज ऑल्सो एक्चुअल कैश। ये भी बैंक ने गिन के हमें 1150 रुपए वापस किए। तो एक्चुअल कैश दैट वी पे और वी रिसीव, दैट इज नोन एज मनी कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो क्या, उसमें बात करेंगे। एक्चुअल कैश दैट वी रिसीव और पे, इट इज मनी कैश फ्लो। जैसे ये हमारा मनी कैश फ्लो है और ये भी हमारा मनी कैश फ्लो है, ठीक है। हमने आज इन्वेस्टमेंट की जिसके नतीजे में
1 साल बाद ये हमें रिटर्न मिला। इन्वेस्टमेंट भी हमारी मनी कैश फ्लो है और रिटर्न भी हमारी मनी कैश फ्लो है। दूसरी टर्म है जी मनी रेट ऑफ रिटर्न। मनी रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द मनी अर्नड ऑन मनी इन्वेस्टेड। पैसा जो इन्वेस्ट किया गया उस पे जो पैसा कमा रहे हैं, पैसे पे पैसा किस रेट से कमा रहे हैं। जैसे हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एक्चुअल मनी इन्वेस्टेड 1000, इस पे हमने कितना पैसा कमाया 150। कमाई तो क्या 150 है ना। तो भाई हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे किस रेट से इनकम कमाई, 15%। ठीक है, हमें बैंक में 1000 जमा कराया, बैंक ने हमें साल बाद 150 एक्स्ट्रा दिए, बैंक ने हमें 15% पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, पैसे पे पैसा। ठीक है जी, तो जो ये 15% है ये मनी रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। बैंकों के तमाम इंटरेस्ट रेट मनी रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, क्योंकि बैंक पैसे पे पैसा देता है, जिसको इस्लाम में सूद कहा जाता है, जो कि हराम है। पैसे पे पैसा, कि आपने पैसा दिया इस शर्त पे कि जिसने पैसा आपसे लिया है वो विद रिटर्न, विद इजाफी उसको वापस करेगा। तो ये दिस इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। इंशाअल्लाह हमारे इसी सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर में इस्लामिक फाइनेंस भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें इस पॉइंट को हम मजीद एलाबोरेट करेंगे। वाई भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सो मनी कैश फ्लो, पैसा जो हम पे करते हैं, विच वी कैन होल्ड, विच वी कैन काउंट, पैसा जो हम रिसीव करते हैं। और मनी रेट ऑफ रिटर्न, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो इजाफी पैसा कमाते हैं उसको, उसका रेट मेजर करता है। रेट ऑफ रिटर्न इन मनी, हमने पैसा पैसे पे कमाया किस रेट से, हमने 15% पैसा कमाया, 1 साल में हमारा पैसा मनी 15% से ग्रो कर गई। दिस इज मनी रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, अगली 2 टर्म के लिए अब हम एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन्फ्लेशन। हमारी इस 1 साल के दौरान जिसमें हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स अज्यूम 10% इन्फ्लेशन भी रही है, मतलब प्राइसेस यहां से लेके यहां तक 10% बढ़ गई हैं 1 साल में। हमें पता है इन्फ्लेशन 1 साल गुजरने के बाद जनरली एक्सपेक्टेशन रहेगी 1 साल बाद प्राइसेस बदल जाती हैं। तो इन्फ्लेशन 10% में बता रही है कि यहां से यहां तक प्राइसेस में 10% इजाफा आ गया है। अच्छा जी, अब नाउ माय क्वेश्चन टू यू, मेरा पैसा तो कितने फीसद से बढ़ा, 15% से बढ़ा है, लेकिन क्या मेरे पैसे की वैल्यू भी 15% से बढ़ गई है? 15% से पैसा बढ़ा है और 10% से उसकी वैल्यू कम होगी, तो नेट इंक्रीज इन वैल्यू कम है। 5 है क्या, उस पर हम बात करते हैं, बट इट इज कम, 15 नहीं है। अच्छा जी, अब जो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी है ना, इसको हम इंक्रीज इन वेल्थ भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन वेल्थ, क्योंकि आपकी वेल्थ, आप कितने अमीर हैं, ये इट इज नॉट मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट यू हैव। आपके पास पैसा कितना है क्वांटिटी में, इससे मेजर नहीं होती आपकी वेल्थ। आपकी वेल्थ मेजर होती है आपके पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें कितनी क्वांटिटी कमोडिटी खरीदी जा सकती है, उससे मेजर होती है आपकी वेल्थ। तो इस केस में मेरा पैसा 15% से बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से मेरे पैसे की परचेजिंग पावर या वैल्यू में 15% इजाफा नहीं आया। ठीक है, या मैं कह सकता हूं मेरी वेल्थ में इजाफा 15% नहीं है, परचेजिंग पावर में इजाफा, पैसे की वैल्यू में इजाफा, वेल्थ में इजाफा एक ही बात है। वेल्थ में इसमें एक और रिलेट करके दूं, मेरे बचपन में एक टर्म यूज होती थी, कोई बहुत अमीर है उसको बता लेने के लिए कि ये लखपति है, कि भाई इस पे लाखों में पैसा है, ये बहुत अमीर है। बट फी जमाना वो लाखों में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। फी जमाना में भी करोड़पति या अरबपति की टर्म इस्तेमाल होती है किसी को इमारत को जाहिर करने के लिए।
क्वांटिटी अब ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि पैसे की क्वांटिटी इमारत को नहीं मेजर करती, पैसे की वैल्यू मेजर करती है। तो आज से 25-30 साल पहले मे बी लाखों रुपए में पैसा होना इमारत की निशानी थी, लेकिन आजकल शायद करोड़ों और अरबों में पैसा होना इमारत की निशानी बन गई है, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, सो यहां पे हमने दूसरी बात डिस्कस की कि 15% से हमारे पैसे में इजाफा हुआ है, लेकिन 15% से हमारे पैसे की वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ, हमारी वेल्थ में इजाफा नहीं हुआ। हमारी वेल्थ में इजाफा इस इन्फ्लेशन की वजह से यकीनन थोड़ा कम है। कितना है उसको हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन द रेट विच मेजर द इंक्रीज इन वेल्थ इज नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। रेट, ये डेफिनेशन सारी लिखी होंगी आपके पास हमारे नोट्स में। रेट विच मेजर्स द इंक्रीज इन वेल्थ, दैट इज नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे यहां पे इसको रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर करने के लिए एक जरा तवज्जो से बात देखो था स्क्रीन पे। अगर मैं बैंक में 1000 जमा कराऊं और बैंक मुझे 1 साल बाद 1100 दे दे, अगर मैं बैंक में 1000 जमा कराऊं, बैंक मुझे साल बाद 1100 दे, पैसे में कितना इजाफा आया? 10%। और वेल्थ में कितना इजाफा आया? 0। मेरी परचेजिंग पावर में कोई इजाफा नहीं है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में आज 1000 की ले सकता हूं, वही क्वांटिटी में आज से 1 साल बाद 1100 की बाय करूंगा। तो मेरे पैसे में 10% इजाफा आया है, मतलब मनी रेट में कह सकता हूं मेरा 10% है, बट मेरा रियल रेट 0, क्योंकि मेरी वेल्थ में कोई इजाफा नहीं आया। अच्छा, लेकिन हकीकत क्या हुई? बैंक ने मुझे 1100 नहीं दिया, 1150 दिया। ये तो मैंने समझाने के लिए 1100 लिख दिया था ना, लेकिन हकीकत में मुझे बैंक ने 1150 दिया। इसका मतलब 1100 से 1000 से 1100 के सफर में रियल रिटर्न इज 0। असल रिटर्न, रियल रिटर्न जो परचेजिंग पावर में इजाफा है, वो 11 से 1150 का सफर है। एम आई राइट? तो जनाब इसको मेजर कर लो। 11 से ऊपर जो 50 है, कितने परसेंट बना? 4.54%। यह है हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न। इसको मेजर करने का और भी तरीका है, फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको मैथमेटिकली जरा दिखाया इसे, अदरवाइज हम इसको एक फॉर्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी कोई इशू नहीं हमें। समझाने के लिए एक बार फिर देख लो। 1000 से 1150 का सफर किया हमने, हम जानना चाहते थे 1000 से 1150 के सफर में रियल रिटर्न कितना है। मनी रिटर्न तो नजर आ रहा है 15% है, रियल रिटर्न कितना है? हमने कहा जी सफर के 2 हिस्से करते हैं, एक 1000 से 1100 का सफर जिसमें कोई रियल रिटर्न नहीं, जिसका मतलब रियल रिटर्न सिर्फ 1100 से 1150 के सफर में है, मतलब 50 जो 1100 के ऊपर आया है ये रियल रिटर्न है। तो कितने परसेंट है? 4.54%। ठीक है जी। तो ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है विच मेजर्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ और परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, मनी रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी, पैसा कितने परसेंट से बढ़ा है सालाना, और रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर करता है पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ी है। तो हम यहां पे कह सकते हैं इस एग्जांपल में हमारा पैसा 15% से बढ़ा है, लेकिन पैसे की वैल्यू 4.54 से बढ़ी है, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन है। ठीक है बेटा जी। सर यहाँ पे इन्फ्लेशन 10% हुई, अगर हमारा रेट भी 10% होता तो हमारा जो नेट रिटर्न है वो 0 आना था। लेकिन ये ना कि 10% से पैसे की वैल्यू कम हुई है ना, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट भी तो 10% से ज़्यादा हो गई है। बेटा इसका जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम समझते हैं एक फार्मूला की मदद से। ये जो रियल रिटर्न, मनी रिटर्न और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप है, हमें ये फार्मूला दिया जाता है फिशर फार्मूला। ये हमें रिलेशनशिप देता है 1+m इज इक्वल टू 1+r इंटू 1+i। इसमें m इज मनी रेट ऑफ रिटर्न, r इज रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड i इज इन्फ्लेशन रेट। हम कहते हैं कि m r i में एडिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इनमें मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। एडिटिव रिलेशनशिप होता है m इज इक्वल टू r प्लस i। तो हम कह रहे हैं जनाब इनमें एडिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इनमें मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है।
1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। हमारे केस में जैसे मनी रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% दिया गया है, हमें इन्फ्लेशन रेट 10% दिया गया है, तो यू कैन सॉल्व इट फॉर आर 0.0454 या 4.54%। इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप। मैंने आपको एक ऊपर डायग्राम में सिखाया था ना ये 4.54 कैलकुलेट करना, आइंदा हम ऐसे कैलकुलेट किया करेंगे, इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट किया करेंगे। कभी भी मुझे एम आर और आई के रिलेशनशिप को स्टडी करना है, इस फार्मूला की मदद से स्टडी होगा रिलेशनशिप। तो जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी दैट वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डायग्राम के साथ। ये इक्वेशन वही रिजल्ट यहां से आ रहा है। आ रहा है जी? अब सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रही थी परचेजिंग पार्ट तो सेम ही है ना, अगर हम परचेजिंग पार्ट पहले अगर 10% रेट होता तो परचेजिंग पार्ट तो सेम है ना, क्योंकि 100 से इंक्रीज भी तो है। अगर 10% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई तो 10% से हमारे मनी की जी बेटा, मैंने यहाँ पे कहा 1000 से 1100 के सफ़र में, ठीक है, हमारा रियल रेट 0 है, मैंने ये कहा। बिल्कुल आप ठीक, मैंने यही समझाया आपको कि भाई यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में पैसा भी 10% बढ़ा है और इन्फ्लेशन भी 10% है, तो मुझे असल में तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो चीज़ मैं आज 1000 की खरीद सकता हूँ, साल बाद वही चीज़ मैं 1100 की खरीद पाऊंगा, तो मेरी वेल्थ में, मेरी परचेजिंग पावर में कोई इजाफा नहीं आया। तो वेल्थ में कोई इजाफा नहीं, तो रियल रिटर्न 0 है। सर वो रियल रिटर्न 0 को तो समझ आई, लेकिन परचेजिंग पावर सेम रही है ना, कम भी तो नहीं ना हुई। बेटा परचेजिंग पावर कम क्यों नहीं हुई? इन्फ्लेशन 10% है भाई। इन्फ्लेशन 10% है तो हमारी वेल्थ भी तो 10% से इंक्रीज हुई। वेल्थ नहीं इंक्रीज हुई बेटा, पैसा इंक्रीज हुआ है। पैसा इंक्रीज हुआ है 10% से। 10% से मेरा पैसा 1000 से 1100 में मेरे पैसे बढ़ गए। 1000 दिए थे, 1100 वापस ले लिए, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो 10% आ गई। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, मेरा मनी रेट भी 10% है, मेरा इन्फ्लेशन भी 10% है, तो आर निकाल लो, क्या आता है आपका? आर इंक्रीज इन वेल्थ है, ठीक है। मनी रेट 10% है इस केस में, इन्फ्लेशन 10% है इस केस में, तो आर क्या है? फिशर फार्मूला से निकाल के देख लो, ये फिशर फार्मूला है, इसमें आर के लिए सॉल्व कर लो इसको। (1.1 is equal to 1 plus r into 1.1। आर यहां से क्या आएगा? 0। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि रियल रिटर्न 0 है। समझ आई बात? ठीक है। जब मनी रिटर्न और इन्फ्लेशन बराबर हैं, तो जितना मेरे पैसे में इजाफा आया है उतना ही मेरी वेल्थ में कमी आ गई है। नेट रिजल्ट इज 0। चेंज इन वेल्थ इज 0। आर मेजर्स द चेंज इन वेल्थ, रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द इंक्रीज इन वेल्थ और परचेजिंग पावर, ठीक है। तो जब मनी रेट 10%, इन्फ्लेशन भी 10%, तो वेल्थ में इंक्रीज 0। मेरी वेल्थ में, परचेजिंग पावर में कोई इजाफा नहीं आया, क्योंकि जो चीज मैं आज 1000 की खरीद सकता हूं, साल बाद वही चीज मैं 1100 की खरीद पाऊंगा। तो मैं कोई अमीर तो नहीं हो गया ना, पैसा बढ़ गया, 1000 से 1100 हो गया, बट मैं अमीर नहीं हुआ। अमीर मैं तब होता व्हेन आई वुड हैव बीन एबल टू बाय मोर, तब मैं अमीर होता, ठीक है। तो इस सफर में मैं अमीर नहीं हुआ। हां, यहां से यहां तक के सफर में मैं अमीर हुआ। कितना अमीर हुआ? 4.54। पैसा यहां से यहां तक के सफर में 15% बढ़ा है। पैसा 15% बढ़ा है, लेकिन मेरी वेल्थ 15% नहीं बढ़ी, क्योंकि 10% तो इन्फ्लेशन है, क्योंकि मेरे पैसे की वैल्यू 10% से गिर गई है। पैसा 15% से बढ़ा, लेकिन वैल्यू 10% से नीचे आ गई। नेट परचेजिंग पावर 4.54। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। बिल्कुल ये इंटरेस्ट ही कहलाएगा। पैसे पे पैसा जो आपको इजाफी मिल रहा है, आपने किसी को पैसा दिया और उससे इजाफी पैसे के साथ रिटर्न ली अपनी रकम, तो इजाफी पैसा इज इंटरेस्ट।
बेटा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, तीन चीजों की कंपनसेशन होती है, याद है? वो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न ऑन डेट इन्वेस्टमेंट है। बैंक डेट इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब बैंक ने आपको जो लोन दिया या आपने बैंक को जो लोन दिया फिक्स रेट के ऊपर, वो डेट है ना, ठीक है? तो डेट पे भी रिटर्न आती है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और इक्विटी पे भी रिटर्न आती है जिसको फॉर द टाइम बीइंग हम डिविडेंड कह रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रही है दैट इज अगेंस्ट थ्री फैक्टर्स: इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, अनसर्टेनिटी। तो ये रिटर्न है, 100 रुपया रिटर्न है, ये तीन फैक्टर्स के अगेंस्ट होती है, ठीक है? इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड अनसर्टेनिटी। दैट वाज कमोडिटी, पैसे पे पैसा नहीं होता था। मैंने गंदम दी, आपसे चावल ले लिए। बेटा मैं मेरे ख्याल में हमारा इस्लामिक प्रिंसिपल ना बड़ा क्लियर है इस बारे में। कमोडिटी को खरीदना बेचना इज नॉट इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट की बात करें, स्पेसिफिक इंटरेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज, जिसको मैंने अभी वर्ड बोला हराम है इस्लाम में, दैट इज मनी ऑन मनी। मैंने आपको गंदम बेची 100 रुपए की और आपसे कहा जी ठीक है जी मैं 100 रुपए की गंदम बेच रहा हूं आपको, मैंने 90 की खरीदी थी, 100 की बेच दी। दिस इज कॉल्ड ट्रेड। मैंने आपको कमोडिटी बेची है। यू नीड अ कमोडिटी, आई सोल्ड इट टू यू फॉर प्रॉफिट, ठीक है? दैट इज परमिसिबल, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, कि मैंने एक चीज खरीदी और मुनाफे पे आपको बेची, दैट इज परमिसिबल। लेकिन मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, स्पेयर सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, आपने कहा मुझे उधार दे दो, मैंने कहा उधार देता हूं लेकिन 10% सालाना इंटरेस्ट लूंगा, 15% सालाना इंटरेस्ट लूंगा। आई एम डिमांडिंग मनी ऑन मनी दैट आई एम गिविंग यू। दिस इज नॉट परमिसिबल। ट्रेड इज परमिसिबल बट लेंडिंग अगेंस्ट फिक्स रिटर्न इज नॉट परमिसिबल। हाँ, आप मुझसे कहो मुझे पैसा चाहिए लेकिन मैं कारोबार में लगाऊंगी और नफे नुकसान पे आपसे शेयर करना चाहती हूं, दैट इज परमिसिबल। मेरे पास पैसा है, मैं आपके कारोबार में हिस्सेदार बन जाऊं, भाई 50-50, नफा हो नुकसान हो बराबर शेयर करेंगे, ठीक है जी मैं आपको पैसा दे सकता हूं, दिस इज परमिसिबल। ये इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट होता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड और बारोड, दैट इज नॉट परमिसिबल। उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। पैसे के ऊपर जो फिक्स रिटर्न आती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट फिक्स रिटर्न होती है डेट के ऊपर जो आ रही है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न फिक्स नहीं होती, ठीक है ना? इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न फिक्स नहीं होती, वो तो कारोबार जितना मुनाफा कमाएगा उसके हिसाब से रिटर्न आएगी। कारोबार ज्यादा मुनाफा कमाएगा तो ज्यादा रिटर्न आ जाएगी, कम मुनाफा कमाएगा तो कम रिटर्न आ जाएगी। दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट इंटरेस्ट, ठीक है? फिक्स्ड रिटर्न हो जाए पैसे पे कि पैसा इन्वेस्ट किया और फिक्स रिटर्न का प्रॉमिस ले लिया, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज रिबा। डिटेल इसकी आगे चल के इंशाअल्लाह मजीद हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का है उसमें। जी कोई और सवाल? जी 4 टर्म आपको मैंने बताई जी। अब ये चारों टर्म एक था, फिर जरा स्लाइड से यहां पढ़ लें। ये 4 टर्म आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, इसमें फिशर का ये रिलेशनशिप, इसको हम फिशर फार्मूला कहते हैं जी, ये रिलेशनशिप का बता दिया। और एक ये इक्वेशन भी आप याद रखिए, ये मनी कैश फ्लो रियल कैश फ्लो का रिलेशनशिप है कि एक चीज आज अगर 100 रुपए की बिकती है और इन्फ्लेशन 10% सालाना है तो 1 साल बाद ये चीज 110 की बिकेगी। एक चीज आज जो 100 रुपए की बिकती है, इन्फ्लेशन 10% सालाना है तो 2 साल बाद ये 121 की बिकेगी। तो ये टर्म तो रहेगी हमारी ना, सॉरी 1 2 3 हमारी कवर होगी। रियल कैश हो तो मैंने बताया ही नहीं आपको। अच्छा, इसलिए रिलेशनशिप मैंने कवर नहीं किया। तो रियल कैश फ्लो की टर्म भी हम समझ ले रहा, मैं इस डायग्राम में रियल कैश फ्लो की टर्म आपको बताना भूल गया। तो रियल कैश फ्लो क्या है? रियल कैश फ्लो से मुराद है मनी टू बी रिसीव्ड और पेड
बल्कि इसको मनी नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड और पेड इन टूडेज टर्म। वैल्यू ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड और पेड इन टूडेज टर्म, यह है रियल कैश फ्लो। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने यह पैसा पे करना है, कब पे करना है? आज। ये मैंने आज पे करना है, तो इस वैल्यू की आज 1000 ही है ना, इस पैसे की वैल्यू आज भी 1000 ही है। ये पैसा मैंने वसूल करना है, कब वसूल करना है? क्या इसकी वैल्यू आज 1150 ही है? इस पैसे की वैल्यू आज के हिसाब से 1150 है? आंसर इज नो। यहां से देखो जरा, 1000 मैंने दिए, अगर इन्वेस्ट किया है और साल बाद मुझे 1100 मिलता, इन्फ्लेशन 10%, तो इस 1100 की वैल्यू आज के हिसाब से क्या है? 1000। 1100 की वैल्यू आज के हिसाब से, आज के कितने पैसे के बराबर है? कुव्वत खरीद के हिसाब से। वैल्यू जब मैं कहता हूं, वैल्यू से मराद बाइंग पावर। साल बाद का 1100, अगर 10% इन्फ्लेशन है, साल बाद का 1100 आज के 1000 के बराबर है। तो जो साल बाद पैसा असल में आना है वो मनी कैश फ्लो है, और ये पैसा आज के कितने पैसे का बराबर है, ये रियल कैश फ्लो है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन देखूं, अब ये मैं 1100 वाली कहानी बीच में से निकाल देता हूं, कि 1100 तो मैंने आपको समझाने के लिए डाली थी ना, इसको मैं निकाल दूं। तो असल ट्रांजैक्शन तो है भाई, मैंने 1000 जमा कराया बैंक को, एक्चुअली पैसे दिए, और साल बाद 1150 लिए। अब मैं रियल कैश फ्लो जानना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये 1150 आज के कितने पैसे के बराबर है। तो भाई जो चीज आज एक्स की आती है, वो 10% इन्फ्लेशन के बाद साल बाद अगर 1150 हो जाते हैं, तो व्हाट इज एक्स? तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि साल बाद का 1150 आज के 1045 के बराबर है, क्योंकि जो चीज आज 1045 की आती है, साल बाद 10% प्राइस के इजाफे के साथ वो कितने की आएगी? 1150 की। जो चीज आज 1045 की आती है, 10% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ साल बाद वो 1150 की आएगी। इसका मतलब साल बाद का 1150 आज के कितने पैसे के बराबर हुआ? 1045 के। दिस इज रियल कैश फ्लो। टर्म रियल कैश फ्लो है, लेकिन ये वैल्यू हाइपोथेटिकल होती है। मतलब मुझे साल बाद असल में 1045 नहीं आना, असल में मुझे आना है साल बाद 1150। मुझे पैसे 1150 आने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साल बाद जो पैसा आएगा वो आज के कितने पैसे के बराबर होगा? वो आज के 1045 के बराबर होगा। और ये कैसे मुझे पता लगा? इसकी प्रेजेंटेशन कैसे, मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की? मैंने 1150 में से 10% इन्फ्लेशन निकाल दी। 10% इन्फ्लेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैंने 1150 को 10% पे डिस्काउंट कर दिया। प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी शो करो, ये बेसिकली मैंने 1/1 प्लस आर है ना, 1/1 प्लस आर, ठीक है जी। तो मैंने 1150 जो फ्यूचर कैश फ्लो है, इसको मैंने डिस्काउंट किया, मतलब उसमें से मैंने निकाला क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाला, मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन निकाली है। मैंने इसमें से सिर्फ इन्फ्लेशन निकाली है। तो मैंने फ्यूचर कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन निकाली, तो मेरे पास रियल कैश फ्लो बच गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमने याद रखना है। रियल कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n इज मनी कैश फ्लो। ये इक्वेशन यहां से बन रही है, जो ये इस कंपोनेंट में मैंने यूज की, ये मैं यहां पे ये यूज की हुई इक्वेशन। रियल कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर, इस केस में 1 था क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, इज इक्वल टू मनी कैश फ्लो। तो व्हाट इज रियल कैश फ्लो? 1045। रियल कैश फ्लो याद रखिएगा, दीज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज, दीज आर नॉट रियल। रियल पैसा नहीं है ये, वी कैन नॉट होल्ड इट। होल्ड मैं करूंगा साल बाद 1150, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि साल बाद जो 1150 आता है, आज के पैसे की कितने वैल्यू है उसकी, आज उसकी कितनी वैल्यू है? तो आज उसकी वैल्यू 1045 है। ये रिलेशनशिप है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन है। अब इस पे कोई सवाल?
रियल कैश फ्लोज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज। पैसा जो हमने वसूल करना है या पे करना है उसकी वैल्यू आज क्या है? हमेशा फ्यूचर में मनी कैश फ्लोज की वैल्यू ज्यादा होती हैं और फ्यूचर के कैश फ्लोज की रियल कैश फ्लो हमेशा कम होगी, क्योंकि फ्यूचर में पैसा इन्फ्लेशन की वजह से ग्रो कर चुका है। जब मैं उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू टुडे निकालूंगा तो इन्फ्लेशन के असरात निकाल दूंगा उसमें से, जैसे मैंने यहां पे निकाल दिए। ये फ्यूचर में पैसा ग्रो किया हुआ है, इंटरेस्ट की वजह से ग्रो किया, जिसमें इन्फ्लेशन का असर भी शामिल है ना। 15% इसमें इंटरेस्ट डाला है, जिसमें 10% इन्फ्लेशन भी है। तो मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन निकाल दी इसमें से, मैंने कहा 10% निकाल दो, मैंने इसको 10% पे डिस्काउंट किया, तो मैंने फ्यूचर के पैसे में से सिर्फ इन्फ्लेशन के असरात निकाले तो 1045 बचा। ये है रियल कैश फ्लो, फर्जी वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। फ्यूचर में जो पैसा मुझे रिसीव होने हैं उसकी वैल्यू आज के कितने पैसे के बराबर है। अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जो हम प्रेजेंट में पैसा वसूल करेंगे या प्रेजेंट में पे करेंगे वो मनी और रियल बराबर होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो इन्फ्लेशन असर डालती नहीं है ना, इन्फ्लेशन तो फ्यूचर में असर डालेगी। तो यहां पे ये मनी कैश फ्लो भी है और ये रियल कैश फ्लो भी है। तो हर पैसा, हर वैल्यू, हर मनी वैल्यू को हम रियल और मनी के लिए असेस कर सकते हैं। ये मनी वैल्यू भी है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट में है तो ये रियल वैल्यू भी है, क्योंकि इस पे इन्फ्लेशन के कोई इंपैक्ट नहीं है। ये मनी वैल्यू है, लेकिन ये मनी वैल्यू 1 साल बाद की है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू 1045 है। इसकी वैल्यू 1045 है। कैसे आई? 1150 को 10% इन्फ्लेशन मैंने निकाल दी, रियल कैश फ्लो इसका 1045 है। अच्छा, ये 4 टर्म अब मुझे एग्जाम में बाद ये सारी मैंने कहानी आपको इतनी लंबी थोड़ा बताई, सिर्फ आपको फर्क इनमें समझ आ जाए क्या चीजें क्या। एग्जाम में कहानी इतनी मुश्किल होती नहीं, एग्जाम में 2-3 पॉइंट याद रखने वाले हैं, ये सारी कहानी आपने लिखनी नहीं है वहां पे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद होना चाहिए? एक ये फार्मूला और एक, बल्कि मैं इधर आ जाता हूं, ये फार्मूला, ये 2 चीजें याद रखनी है। पहला स्टेप कि जी हमें मनी कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो, मनी रेट और रियल रेट का रिलेशनशिप चाहिए। और इसके बाद चले भाई हम इसकी एक्टिविटी छोटी सी कर लें, हम यही इनको लेके एक्टिविटी 1 2 हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, इनको हम जरा देखें क्या है। लीजिए जी, ये बोर्ड पे आ जाइए, किताब पे ना जाइए, बोर्ड पे आ जाइए, मुझे जरा एग्जांपल कैलकुलेट करके दीजिए जरा। इफ रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8%, इन्फ्लेशन रेट इज 15%, मनी रेट बताइए। कितना जी? 24.2% ये हमारा मनी रेट बनता है। अगर रियल रेट 8% है, इन्फ्लेशन 15% है, तो मनी रेट फिशर फार्मूला की मदद से 24.2 बनता है। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, ये दोनों एक्टिविटीज पढ़िए और इनको सॉल्व कीजिए। Activity 1, a bank offers interest rate on deposit at 13%, while inflation expected in the next year is 6%. Calculate the annual rate with which depositors' wealth will grow. बैंक जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है वो कौन सा रेट होता है? मनी रेट। बैंक पैसे पे पैसा ऑफर करता है, दैट इज मनी रेट। और इन्फ्लेशन इज आई, ये आपके पास एम आ गया, ये आपके पास आई आ गया, ठीक है। उसने कहा जी बैंक आपको ये ऑफर कर रहा है, इन्फ्लेशन ये चल रही है, डिपॉजिटर्स वेल्थ का रेट ऑफ ग्रोथ बताओ, मतलब आर क्या है? कितना है जी आर? 6.6%, ये है जी आर। वेरीफाई कीजिएगा इस कैलकुलेशन को। एम 13%, इन्फ्लेशन आई 6%, आर डिटरमिन करना था 6.6%।
जी किसी बच्चे को दिक्कत? Activity 2. Mr. A wants to achieve annual growth of 15% in his wealth. मतलब R is 15%. Calculate the annual income that Mr. A should earn if expected inflation is 5%. Inflation मतलब I 5% है, तो annual income कितना पैसा कमाए सालाना कि उसका टारगेट पूरा हो जाएगा. सो हमें R गिवन है, I गिवन है, हमें M डिटरमिन करना है. क्या जी M? सॉरी 20.75%. दिस इज M. ठीक है जी. M और R और I की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो एक्टिविटीज बनाई गई ताकि आपको उनकी जरा टर्मिनोलॉजी मजीद क्लियर हो जाए कि R, I और M है क्या. ये एग्जाम्पल्स छोटी छोटी सी एक्टिविटीज बनाई गई आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए. जी बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है, एडिटिव नहीं है. M इज इक्वल टू R प्लस I नहीं है. M इज इक्वल टू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस I. इसलिए ये फर्क नजर आ रहा है. ठीक है. ये तो फिशर बेचारा फौत हो गया जिसने फार्मूला बनाया था. बेटा ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है. ठीक है. इसमें लॉजिकल मैथ है और कुछ भी नहीं है इसमें. वैसे तो इन चीज़ों की डेरिवेशन हमारे स्कोप में नहीं होती. हमें एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या सीखना होता है कि भाई मसला जब आए हमारे सामने, उस मसले का हल किस टूल में है, उस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है. ठीक है. उस टूल की डेरिवेशन हमारे प्रोफेशनल स्टडीज के स्कोप में नहीं आती. अगर आपने टूल्स की डेरिवेशन पढ़नी होती है तो उसके लिए किया जाता है BSc फाइनेंस, MSc फाइनेंस, जो एकेडमिक यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन होती है ना, जिनका एम होता है आपको रिसर्च के लिए प्रिपेयर करना. ठीक है. वहां पे टूल्स की डेरिवेशन, फार्मूला की डेरिवेशंस भी पढ़ाई जाती है. हमारे में डेरिवेशन होती नहीं है. आगे चल के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज आते हैं. अगर आप फार्मूलाज की लॉजिक के पीछे चलेंगे तो गड़बड़ होगी. हमें इन टर्म्स को समझना है. भी हमें MIR समझ आ रही है और ये फार्मूला हमने याद कर लेना है. मल्टीप्लिकेटिव मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया, भाई एडिटिव नहीं है, कंफ्यूज ना होना. मल्टीप्लिकेटिव है ताकि फार्मूला याद करने में आसानी रहे. और इस मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला का इस्तेमाल भी हमने सीख लिया, इसमें भी और इसमें भी. तो दिस इज इन आवर स्कोप. ठीक है. इसकी डेरिवेशन में हम जाते नहीं, बट लेट मी टेल यू, बहुत ही सिंपल फार्मूला है. ये सिंपल लॉजिकल मैथ है, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है ना. इसमें लॉजिकल मैथ के अलावा कुछ नहीं है. बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेशन इज नॉट इन आवर स्कोप. हम उसमें जाते ही नहीं. ऐसे हमारा टाइम इसमें जाया होगा, मैं यही कहूंगा. कोई फायदा हमें इसका नहीं है. जी एनी क्वेश्चन? और बाय द वे, चले मैं कहता रहा हूं, मैं जाता नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करते तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके यहां पे आ चुका हूं. यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, आपके सामने मैंने फार्मूले के अलावा 4.54 कैलकुलेट करके दिया है ना. 5 तो नहीं आया यहां पे. ठीक है. तो ये आपको मैंने नंबर से प्रूफ भी किया हुआ है कि भाई I प्लस R इज इक्वल टू M. ये नहीं होता. 4.54 जवाब आया ना. फिशर फार्मूला भी यही जवाब दे रहा था. ये मैंने फिशर फार्मूला के अलावा जवाब निकाल के दिया था आपको कि भाई 1000 से 1100 के सफर में रियल रेट 0 है. रियल रिटर्न आपका 1100 से 1150 के सफर में. तो 1100 के ऊपर जो 50 आ रहा है ये रियल रिटर्न है. तो 1100 के ऊपर 50, 4.54 बनता है, 5 नहीं बनता. ठीक है. तो ये प्रूफ आपको मैं ऑलरेडी वैसे दे चुका था यहां पे, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मैंने साथ ये कह भी था, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे.
क्योंकि ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आइंदा हम फार्मूला यूज किया करेंगे 4.54 हम फार्मूला से निकाला करेंगे। ये हमने ये निकाला 4.54, ठीक है। वही चीज जो उधर हमने मैथमेटिक्स नंबर से निकाली थी वही चीज मैंने यहां पे फार्मूला से भी आपके सामने रखी है, सेम आंसर। अच्छा जी, ये तो हो गया 4 टर्म्स और उन टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है 2 फार्मूलाज की मदद से। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन हमें 2 तरह से दिया जाता है। एक, वो हमें कह सकता है नॉमिनल अप्रोच से सवाल को हल करो, एक वो कह सकता है रियल अप्रोच से सवाल को हल करो। अब ये बड़ा एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन बाज़ नहीं होती, हमें इसको इन्फर करना पड़ता है। नॉमिनल अप्रोच से हल करने के मुराद क्या है? मनी कैश फ्लोज को मनी रेट पे डिस्काउंट करना है। मनी कैश फ्लोज कौन से होते हैं? जो इन्फ्लेटेड कैश फ्लो होते हैं, जिन पे इन्फ्लेशन ऐड हुई भी है। ये देखो जरा, मनी कैश फ्लोज कौन से होते हैं? जिनमें इन्फ्लेशन आपने कंपाउंडिंग की मदद से लोड की हुई है, ठीक है। तो एक, जब हमने मनी कैश फ्लो डिस्काउंट करने हैं तो हम रेट भी हमेशा मनी रेट यूज करेंगे, क्योंकि मनी रेट भी कौन सा होता है? जिसमें इन्फ्लेशन ऐड हुई भी है। हायर रेट होता है ना, मनी रेट हायर रेट होता है। हायर कैश फ्लो है, इन्फ्लेटेड कैश फ्लो है, तो हायर रेट पे डिस्काउंट करना है। लेकिन अगर कैश फ्लो रियल है, मतलब इन्फ्लेशन लोड आपने नहीं की, तो उनको डिस्काउंट करोगे रियल रेट। ये एक जनरल गाइडलाइन है, ठीक है। जब भी मनी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है मनी रेट पे, रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रियल रेट पे। Mostly we are required to use this approach. Mostly we are required to use this approach. हमें इस अप्रोच से सवाल हल करना पड़ेगा। ये अप्रोच सिर्फ एक सूरत में इस्तेमाल होगी, when company is not paying taxes and only one inflation affects the project cash flows. जब ये दोनों कंडीशन मीट होती है ना, तब रियल अप्रोच से सवाल हल करते हैं हम। मैं शायद में भी 10 सवाल पास पेपर कराऊं, हो सकता है 10 के 10 इस अप्रोच से हल हो सकता है 20 सवाल हम पास पेपर करें तो हो सकता है 20 में से 1 सवाल इस अप्रोच से हल हो रहा हो, क्योंकि इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन जरूरी होती हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, कंपनी टैक्सेस भी पे नहीं करती और क्वेश्चन में सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट है। अभी हम इन दोनों कंडीशंस को इलस्ट्रेशन से पहले हल करेंगे। ये दोनों कंडीशन इलस्ट्रेशन में हमारे सामने आएंगी, हम इलस्ट्रेशन में इन दोनों सिनेरियोस को हल करेंगे, फिर हम एग्जामिनर क्वेश्चन पे आगे चले जाएंगे तो रिवीजन आ जाएंगे हमारे पास। फिलहाल नॉमिनल कैश फ्लोज को या मनी कैश फ्लोज को मनी रेट पे, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे। नॉर्मली हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं। ये अप्रोच सिर्फ तब फॉलो होगी जब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी। ये दोनों कंडीशन हम कैसे असेस किया करेंगे, आगे हम इलस्ट्रेशन में जाते हैं, उनमें बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 28। ये जी इलस्ट्रेशन 28। साजिद लिमिटेड is evaluating project X which requires an initial investment of 5 lakh. Expected net cash flows are 2 lakh per annum for 4 years at today's prices. अच्छा जी, ये जो टर्म है ना, today's prices, real prices, current prices, ये 3 टर्म्स आपकी यूज की जाती हैं रियल कैश फ्लोज के लिए। मतलब आज के हिसाब से हमें 4 साल 2 लाख आना है, ठीक है। रियल टुडेज प्राइस लिखा जाए, करंट प्राइस लिखा जाए, रियल प्राइस लिखा जाए, एक ही बात है। टुडेज टर्म लिखा जाए, रियल टर्म लिखा जाए, करंट टर्म लिखा जाए, एक ही बात है। मतलब क्या है, हमें 2 लाख आने हैं 4 सालों में आज के हिसाब से, मतलब इनमें इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। टुडेज प्राइस, रियल प्राइस, करंट प्राइस, मतलब इनमें इन्फ्लेशन नहीं है। ये रियल कैश फ्लो है, ठीक है, ये रियल कैश फ्लो है। ये सब कुछ रियल कैश फ्लो की निशानी है। तो हमें कहा गया है कि हमें 2 लाख आएंगे 4 साल आज के हिसाब से। However, these are expected to rise by 5.5% because of inflation.
असल में इन्फ्लेशन की वजह से यह पैसा ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन है ग्रो करेगा, लेकिन आज के हिसाब से 2 लाख आएगा। द फर्म्स मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। अगर आप देखो एक्टिविटी 1 में, देखो यहां पे आओ, मैं 1 और 2 में, इधर हमसे कहा गया था बिजनेसमैन अपनी वेल्थ में इंक्रीज 6% करे, मनी में इंक्रीज 3%। तो ये इसका मनी रेट ऑफ रिटर्न है, ये इन्वेस्टर का रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही बात है ना। तो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न रियल टर्म में भी मेजर किया जा सकता है, इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न मनी टर्म में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इसी को मैंने मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ ना यहां पे। इधर जो मैंने लिखा था कि जब भी आपने डिस्काउंट करने हैं मनी कैश फ्लोज को मनी रेट ऑफ रिटर्न पे, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट ऑफ रिटर्न पे, ये गाइडलाइन है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो जी हमें कहा इन्वेस्टमेंट आज 5 लाख की, 4 साल रिटर्न आज के हिसाब से आएगी 2 लाख सालाना, और फर्म का मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। रिक्वायरमेंट फाइंड एनपीवी बाय डिस्काउंटिंग रियल कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग मनी कैश फ्लोज। अब ये इलस्ट्रेशन है, उसने दोनों तरीकों से हमसे कहा है काम करके दिखाओ। हमें असूल पता है, जब मुझे रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने हैं तो मुझे कौन सा रेट यूज करना है, और जब मुझे मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है मुझे मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज करना है। अच्छा जी, लेट्स डिस्काउंट रियल कैश फ्लोज फर्स्ट। रियल कैश फ्लोज मुराद है कैश फ्लोज को इन्फ्लेट नहीं करना। कैश फ्लोज को इन्फ्लेट ना करूं, बताओ, ये मुझे बताओ था, ये रियल है मनी है? इन्वेस्टमेंट मनी रियल बराबर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो आज करते हैं, तो रियल और मनी बराबर, ये रियल है। ये मुझे बताओ रियल है मनी है? ये रियल है। कैश फ्लोज यही है, कुछ और भी है? दैट्स इट, 1 2। अच्छा जी, अब तवज्जो से, मैं इलस्ट्रेशन नंबर है 28 और इसका हम कर रहे हैं पार्ट ए। इस एग्जाम्पल में मेरा जो सालाना रिटर्न है दैट इज कांस्टेंट, रियल टर्म में तो कांस्टेंट है ना, एन्युटी हो गया। तो मेरा कैश फ्लोज प्रेजेंट होंगे इन्वेस्टमेंट 0 में, रियल कैश फ्लो 5 लाख, रिटर्न 4 साल, रियल टर्म में 2 लाख सालाना, ये रियल कैश फ्लो हो गए। अब मुझे चाहिए डिस्काउंट करने के लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्या मुझे क्वेश्चन में रियल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है? नो, मुझे क्वेश्चन में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, बट आई नो फिशर फार्मूला। मैं फिशर फार्मूला की मदद से इसका रियल रेट ऑफ रिटर्न बना लूंगा। लीजिए जी, हम फिशर फार्मूला की मदद से वर्किंग 1 प्लस m 1 प्लस r 1 प्लस i। मनी रेट कितना है जी? नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 15%। और r मुझे मेजर करना है और i मुझे बताया गया है 5.5%। सॉल्व इट फॉर r इज 9%। ये मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो जनाब मुझे 9% पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। 9% पे डिस्काउंट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। बताइए जरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट करना। एक एन्युटी आ गया भाई, ख्याल करना। 5 लाख सिंगल कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू में है। 2 लाख एन्युटी है सालाना, 4 साल। हम पहला पार्ट कर रहे हैं ए, जिसमें हम रियल कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए हम रियल रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं, आर यूज करते हैं।
जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू 648,000 और एनपीवी 148,000. दिस इज पॉजिटिव. सो रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करें तो हमारी एनपीवी ये आती है जनाब. जी एनी क्वेश्चन. पार्ट ए हमने किया रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना. जी जनाब, किसी बच्चे को रियल अप्रोच में कोई दिक्कत, इसको हम रियल अप्रोच भी कहते हैं. रियल अप्रोच इन डीसीएफ, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेट किया हमने. नॉमिनल अप्रोच देखिए जरा. नॉमिनल अप्रोच में हमें बताया गया है कि भाई वैसे आज के हिसाब से 2 लाख आने हैं, लेकिन असल में सालाना 5.5% से मनी ग्रो करेगी, इन्फ्लेट करेगी. इसका मतलब हर साल हमारी रिटर्न 2 लाख नहीं रहने वाली, हर साल रेट ऑफ रिटर्न हमारी बदलेगी. ठीक है, हर साल बदलेगी. तो हर साल कैश फ्लो बदलने हैं तो फॉर्मेट हम फिर दूसरा लेते हैं. डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3 एंड 4. 0 भी तो है. 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है जी. इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न. इन्वेस्टमेंट 0 में 5 लाख है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रियल और मनी बराबर होती है, इसको तो कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो रिटर्न है मनी टर्म में, रियल कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन. जी 2 लाख इंटू 1.055 रेज़ टू पावर 1. एन शुड मैच विद 1 विद दिस एन ईयर. कितना आया? 2 लाख इंटू 1.055, 2,11,000 इंटू 1.055. अमाउंट सेम है. 222, 605. Another 1.055, 234, 848. Another 1.055. लीजिए जी, यहां से लेंगे अब आप नेट कैश फ्लोज और फिर इसको डिस्काउंट करेंगे मनी रेट ऑफ रिटर्न पे, विच इज 15%. फिर यहां पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपके पास, और आप यहां से फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे. कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन फॉर एनपीवी. तेरी कॉपी नहीं खोल रही. निकाल तो लिया था, पिछला आया था तुमने रजिस्टर से निकाल के बाहर रख दिया. मैं करने लगा कुछ. अब ये चूंकि हर साल का कैश फ्लो अलहदा है, तो इस पर प्रेजेंट वैल्यू टेबल लगना है. पिछले पार्ट में एन्युटी टेबल लग गया था. ठीक है, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल लगेगा, क्योंकि सिंगल कैश फ्लोज को हमें डिस्काउंट करना है.
14811 Yes, sir. अच्छा, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें ना, आंसर ऑलमोस्ट सेम, राउंडिंग ऑफ किया से फर्क आया, क्योंकि यहां पे आपने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन लोड ही नहीं की, कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन डाली नहीं, तो रेट ऑफ रिटर्न भी वो लिया जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है। यहां पे आपने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन डाली है, ऐड की है, तो जब डिडक्शन करनी है तो हाई रेट पे कर दी। एनपीवी सेम है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। अच्छा, अब यहां पे आप रियल अप्रोच से करो, मनी अप्रोच से करो, आंसर सेम आ रहा है तकरीबन, हम कह सकते हैं। तो कौन सी अप्रोच एफिशिएंट है? रियल। रियल अप्रोच एफिशिएंट है, लेकिन हर सवाल को हम चाहे तो नॉमिनल अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल अप्रोच इनएफिशिएंट है। इसीलिए हमने कहा कि हम रियल अप्रोच कब करनी है उसका असूल याद रखेंगे कि गलती से अगर सवाल आ जाए तो हम 5 मिनट वहां बचा लेंगे। ये तो इलस्ट्रेशन है ना, इधर तो 2 मिनट का फर्क है, लेकिन एग्जाम में 5 मिनट का फर्क, 7 मिनट का फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज हर सवाल शायद हम चाहें तो नॉमिनल अप्रोच से भी कर सकते हैं, हर साल हम चाहें तो नॉमिनल अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल अप्रोच लेबोरियस है ना, पहले इन्फ्लेशन डालो फिर वापस निकालो, जब फर्क कोई नहीं पड़ता तो भाई रियल अप्रोच चला लेना। इसीलिए हमने गाइडलाइन पढ़ ली थी कि भाई रियल अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। कब करेंगे? जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। आगे इलस्ट्रेशन हमारे सामने आएंगी जिन पे हम इन कंडीशन को चेक किया करेंगे। जब भी सवाल आया करेगा इन्फ्लेशन का, मैं ये दोनों कंडीशन आपको याद कराया करूंगा, भाई देख लो ये कंडीशन लगती है कि नहीं लगती है। अगर दोनों लगती हैं तो रियल से कर लेंगे, नहीं लगती तो नॉमिनल से करेंगे। और नॉमिनल का मतलब कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना, और इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को मनी रेट पे डिस्काउंट करना। रियल का मतलब कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, उनको रियल कैश फ्लोज को ही रियल रेट पे डिस्काउंट कर लो। जी इलस्ट्रेशन 28। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में क्लियरली बता दिया था, ये नॉमिनल या मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये एम है। तो एग्जाम में अक्सर इस पे हमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी आती है। एम्बिग्विटी मतलब एक गाइडलाइन हमें चाहिए होती है, और वो गाइडलाइन ये है जी, अनलेस टोल्ड इन द क्वेश्चन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रियल, अज्यूम इट टू बी मनी। ये गाइडलाइन है। मतलब हमारे 3 केसेस बनेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। क्वेश्चन में लिखा होगा फर्म्स मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ओके, क्लियर है बात। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है फर्म रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। क्लियर है बात। क्वेश्चन में लिखा होता है फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, हमने क्या पढ़ा? मनी। उसने बता दिया मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मसला खत्म। उसने बता दिया रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मसला खत्म। उसने लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, साइलेंट है, हम अज्यूम करते हैं मनी। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पहचान होगी, और कैश फ्लो की पहचान हमें यहां से होगी, और उसकी वेरिएशन हम आगे चल के मजीद देखेंगे। इसमें भी एग्जामिनर थोड़ी सी वेरिएशन डालता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वर्डिंग वेरिएशन खत्म है, 3 पॉसिबल केसेस मैंने बता दिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन एक आगे आनी है, वो एक वेरिएशन आगे जो आएगी वो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको एड्रेस करवा दूंगा जब हम एग्जामिनर क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 29, इन्फ्लेशन का एक और केस। अंडर A project under consideration has the following projected data.
ऑल कैश फ्लोज आर इन करंट टर्म्स, मतलब इन पर इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। कैश फ्लोज क्या है? इन्वेस्टमेंट रुपीज इन थाउजेंड में 1700 की, इनफ्लोज है T1 T2 और T3 से 10 डिलेड एन्युटी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच विल इफेक्ट flows equally is 3% and the firm's required money return is 11.24. This is M. Calculate NPV of the project and determine whether the project is worthwhile. अच्छा जी, जब भी इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमने देखना है रियल अप्रोच और नॉमिनल अप्रोच। हमने कहा था रियल अप्रोच के लिए दो कंडीशन पूरा होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, कंपनी शुड नॉट बी पेइंग टैक्सेस। क्या ये कंपनी टैक्स पे कर रही है? इसका मतलब कंडीशन 1 पूरी। कंडीशन नंबर 2, ओनली वन इन्फ्लेशन रेट शुड बी इफेक्टिंग कैश फ्लोज। क्या इस क्वेश्चन में एक इन्फ्लेशन रेट है, एक से ज्यादा है? इसका मतलब दोनों शराइत यहां पे पूरी हो रही है। इस क्वेश्चन में दोनों शराइत पूरी हो रही हैं। कंपनी टैक्सेस भी पे नहीं कर रही और इन्फ्लेशन रेट भी एक है, जिसके बारे में उसने कहा तमाम कैश फ्लो पे एक ही रेट लगेगा। इसके अदरवाइज सूरत हाल क्या बन सकती थी? कभी पहले साल इन्फ्लेशन 5% है और दूसरे साल 4% है, आइंदा 3% रहेगी। एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आ गया ना, ठीक है। दिस वाज द केस। अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो जाते फिर रियल अप्रोच नहीं लगती। दोनों कंडीशन मीट होंगी, टैक्सेस भी कंपनी पे नहीं कर रही और इन्फ्लेशन रेट भी एक है। ये दोनों कंडीशन मीट होंगी तो रियल अप्रोच पे जाएंगे। रियल अप्रोच इज एफिशिएंट। देखो, अगर मुझे यहां पे नॉमिनल अप्रोच लगानी पड़ती तो क्या करना पड़ता? ये सारे कैश फ्लोज मुझे खोलने पड़ते और रियल से चल रहा हूं तो ये रहेगी। मुझे कैश फ्लोज इन्फ्लेट नहीं करना, ठीक है ना। अगर मैं नॉमिनल पे जाऊंगा मुझे सारे कैश फ्लोज 3 4 5 6 7 8 9 10 8 कैश फ्लो है, 8 कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना पड़ेगा मुझे, फिर 8 डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। उसकी बजाय मैं रियल पे हूं तो एक ही डिस्काउंटिंग की मेरा मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए हमें वी मस्ट बी केयरफुल कि भाई रियल लगती है तो लगाओ भाई, टाइम बचता है। तो जनाब इसको हमने रियल अप्रोच से हल करना है। तो कैश फ्लोज मेरे पास हैं, ये ऑलरेडी रियल कैश फ्लोज हैं, ठीक है जी। ये मेरे रियल कैश फ्लोज हैं। मुझे मनी रेट अवेलेबल है, मुझे आई अवेलेबल है, मुझे आर चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर एट रियल रेट ऑफ रिटर्न। वर्किंग से आएगा प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। जनाब इसको सॉल्व कीजिए जरा फटाफट। आर क्या? पहले सबसे पहले आर बताइए। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है? रियल रेट ऑफ रिटर्न 8%। बेटा ये 8 साल का है, डिले की एडजस्टमेंट की तरफ ये फैक्टर तो आपको ले आएगा 2 पे। 3 से सीधी 0 हो रही है ना, कहाँ पे लाएगा? 2 पे। 2 से 0 पे नहीं जाना, इससे मल्टीप्लाई करो। डिलेड एन्युटी है भाई 3 से 10।
बेटा फैक्टर आपने गलत लगा दिया एडजस्टमेंट का। 2 पे आए ना कैश, 2 से 0 पे जाना है, 2 से 0 पे जाना है तो 2 का फैक्टर 0.857 लगना है आपका। ड्रेस का फैक्टर लिखिए ना, ये क्या किया आपने, इसको इसके साथ क्या सलूक किया आपने, ये क्यों कर रहे हैं आप? आपको बेटा क्या सिखाया गया? ये कितने कैश होते हैं? 8। तो 8 का एन्युटी फैक्टर लाओ, 8 का एन्युटी फैक्टर लगा दिया। फिर इसका डिले के एडजस्टमेंट के लिए क्या किया आपने? 0 पे ले जाने के लिए 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 139 आ रहा है। मुझे बात हजम नहीं हो रही इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। ये एन्युटी है 300 की, 8 कैश होते हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू 139 कैसे निकाल रहे हो आप? आप टेबल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे बेटा? आप फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इसलिए कोई गड़बड़ कर रहे हो ना आप। आपको पहले एन्युटी टेबल में जाना है 8% 8 साल, 8% 8 साल किधर है, और फिर आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 2 पे, 2 से 0 पे ले जाने हैं तो क्या करेंगे? 8% 2 साल। बेटा जो तरीका सिखाया गया है उस तरीके से काम करना सीखेंगे, काम करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात ठीक रहेगी, अदरवाइज आप एरर्स करते रहेंगे। जी जनाब, एनपीवी क्या आ रही है? 42। आप साथ बैठे में आपकी एनपीवी इतनी गलत क्यों आ गई, इतनी फर्क क्यों आ गई? एनपीवी इज 42 या 43, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत कोई फर्क 1 रुपए का कोई हो तो हो। 42 एंड इट इज पॉजिटिव, ऐसा ही है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। मजीद हमने इसकी इलस्ट्रेशन 30 अभी करनी है और वो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो इलस्ट्रेशन 30 भी करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल की उस पर हम बात शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।